हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। इस कहानी का पार्ट 1 मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब हम इस कहानी का पार्ट 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर ना था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत ना बैठी रही। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टली और चैन से सोई। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूड़ियाँ ठंडी हो गई। लोग गर्म पूड़ियाँ मांग रहे हैं। मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया है। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बड़े बर्फ भी ना मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वहीं नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध ना थी। सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले? मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि बर्फ कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया। वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ली। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आंखें झुंझला कर बोला, अच्छा, अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं।
आदमी पछताकर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी को मुझसे इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा ना मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टुकड़े उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जगह आई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो, फूलमती ने दांत पीस कर कहा। शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा। शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा। क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला। क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा। दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपये पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेत में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दे और 5,000 नेग न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दे, तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले। मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले। मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा। अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया। नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा। कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला। मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा। 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा। मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ, और शीश मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थार्थ नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाएं। वह
अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा। सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे। तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही। हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम। समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4-5 हज़ार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला। यदि हाँ, यदि ऐसा हो तो बेशक मुझे रुपयों की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ली जाती हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊं पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा। अच्छा, घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा। बहुत अच्छे। एमए बीए ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की। अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तब तक के लिए धन्यवाद।